जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि चाइना द्वारा बनाया हुआ सस्ते हथियारों को चाइना की तरफ से किस तरीके से पूरा दुनिया में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरीके से हथियारों का प्राइस कम होने की वजह से कई सारे देश टेक्नोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए इन हथियारों को परचेज भी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ उन देशों को खरीदारी के बाद ही समझ में आ रहा है कि इन हथियारों का हालत क्या है। ऐसे में चाइना द्वारा JF-17 एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना को बेचने का भी एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है और अब ऐसे प्रयासों के ऊपर ब्रिटेन द्वारा पानी फेरने का तैयारी कर लिया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जेंटीना के द्वारा 12 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का एक इरादा बनाया गया था, जिसमें सबसे पहले साउथ कोरिया के FA-50 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करने का इरादा था, लेकिन कुछ मुश्किलों के कारण से उसे रद्द किया गया। साउथ कोरिया के हाथ से ये डील निकलने के बाद चाइना द्वारा इस डील को हासिल करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चाइना के सामने अब सबसे बड़ा बाधा ब्रिटेन है। दोस्तों, ब्रिटेन की तरफ से भी हथियारों के सेल के ऊपर प्रतिबंध लगाने का तैयारी किया जा रहा है और दोस्तों, ब्रिटेन ऐसा करने में समर्थ भी है, क्योंकि JF-17 में जो इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया गया है वो असल में ब्रिटेन का निर्मित इजेक्शन सीट है। ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकर की तरफ से ही निर्मित इजेक्शन सीटों का इस्तेमाल करते हुए चाइना इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान के लिए निर्माण किया है, जबकि ब्रिटेन के द्वारा प्रतिबंध लगाने का भी जो तैयारी है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कहानी है। दोस्तों, 1982 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में फॉकलैंड आइलैंड को लेके एक लड़ाई हुआ था और लड़ाई के बाद ब्रिटेन के द्वारा अर्जेंटीना के ऊपर हथियारों को लेकर प्रतिबंध लगाया गया। दोस्तों, फॉकलैंड आइलैंड असल में दक्षिण अमेरिकी देशों के नजदीक एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो बेसिकली ब्रिटेन का ओवरसीज टेरिटरी है। मतलब अभी भी यहाँ पे ब्रिटेन का ही राज चलता है और 1982 में अर्जेंटीना के द्वारा इसके ऊपर एक तरीके से हमला किया गया था। उस लड़ाई में ब्रिटेन को जहाँ पे जीत मिला था तो वहीं पे अर्जेंटीना को अभी तक हार का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, इवन अर्जेंटीना के द्वारा पहले T-50 फाइटर एयरक्राफ्ट को ही चुना गया था, जो बेसिकली साउथ कोरिया के द्वारा निर्मित फाइटर एयरक्राफ्ट है। एक तरफ साउथ कोरिया इन फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए जहाँ पे अमेरिका का मदद लिया था, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों में कई सारा ब्रिटिश कंपोनेंटों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिनमें मार्टिन बेकर की तरफ से निर्मित इजेक्शन सीट के अलावा सैफ्रॉन यूके के द्वारा निर्मित लैंडिंग गियर तक शामिल है। और दोस्तों, 12 एयरक्राफ्टों के सेल के ऊपर प्रतिबंध लगने के बाद ही चाइना द्वारा इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा गया। हाल ही में चाइना के CATIC मतलब चाइना नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से अपना एक बहुत बड़ा डेलीगेशन अर्जेंटीना के लिए भेजा गया था। दोस्तों, ये CATIC असल में वही संस्था है जिसके द्वारा पाकिस्तान में जो JF-17 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है उनमें कई सारे इक्विपमेंटों का सप्लाई किया जाता है। कंपनी के डेलीगेशन द्वारा मई 8 तारीख के दिन अर्जेंटीना का विजिट किया गया था, जहां पे डेलीगेशन 12 JF-17 एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए एक मीटिंग भी किया और साथ में अर्जेंटीना के फेडर नामक कंपनी के साथ भी बातचीत किया गया। दोस्तों, संभावित अर्जेंटीना का ये फेडर कंपनी को चाइना द्वारा एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना में असेंबल करने के लिए या फिर पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस के लिए चुना गया होगा, पर चाइना इससे पहले भूल चुका है कि एयरक्राफ्टों में कई सारे ऐसे कंपोनेंट है जो पाकिस्तान द्वारा चाइना से नहीं बल्कि अन्य देशों से खरीदा गया। दोस्तों, पाकिस्तान को भी पता है कि चाइना का ये टेक्नोलॉजी ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, बोल के पाकिस्तान द्वारा जितना संभव हो सका उतना इक्विपमेंटों को बाहर से हासिल किया गया। इनमें मार्टिन बेकर के PK-16LE इजेक्शन सीट भी शामिल है। इवन आपको जान के हैरानी होगा कि 5 सितंबर 2020 मतलब पिछले साल पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो JF-17 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उसमें इन्हीं इजेक्शन सीटों की वजह से पाकिस्तान के पायलट अपना जान बचा पाए। अब आप लोगों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि चाइना शायद अपना इजेक्शन सीटों का इस्तेमाल करते हुए अर्जेंटीना को इन एयरक्राफ्टों को सेल करे, या फिर साउथ कोरिया जैसे देशों के ऊपर जिस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया है चाइना का स्ट्रॉन्ग लॉबी की वजह से शायद ब्रिटेन चाइना के ऊपर इस तरीके का प्रतिबंध ना लगाए। पर दोस्तों, ये दोनों ही फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि पहला बात तो इतने जल्दी समय में इन एयरक्राफ्टों के लिए दूसरे इजेक्शन सीट का जुगाड़ करना चाइना के लिए भी पॉसिबल नहीं है और चाइना चाहे तो इतने कम समय के अंदर अर्जेंटीना के लिए डिलीवर किए जाने वाले एयरक्राफ्टों के अंदर अपना इजेक्शन सीट नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ऐसे प्रक्रिया में भी साल भर का समय लग जाता है और इस दरमियान अन्य देशों के द्वारा डील को अपने पक्ष में कर लिया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप लोगों को ये लगता है कि चाइना के स्ट्रॉन्ग लॉबिंग की वजह से ब्रिटेन प्रतिबंध नहीं लगाएगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि हाल ही के दिनों में हांगकांग को लेकर चाइना के द्वारा जिस तरीके का रवैया अपनाया गया उसके बाद ब्रिटेन भी काफी ज्यादा नाराज है और चाइना के हथियार बेचने के हरकतों के ऊपर तुरंत रिएक्ट करते हुए ब्रिटेन अपना प्रतिक्रिया जरूर देगा। दूसरी तरफ अगर थोड़ा समय को हाथ में रखते हुए चाइना के द्वारा इन मुश्किलों को सॉल्व भी किया जाता है तो चाइना के सामने सबसे बड़ा मुश्किल रशिया है। रशिया के द्वारा भी अन्य देशों के अंदर एग्रेसिवली अपने हथियारों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है और रशिया के पास ऐसे कई फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अर्जेंटीना के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। इवन रशिया जैसे देशों के सामने ब्रिटेन या अन्य देशों के द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध का भी भय नहीं है और अर्जेंटीना जैसे देश भी रशिया से हथियारों को परचेस कर सकता है। कुल मिला के अब चाइना और पाकिस्तान के हथियार बेचने का सपने के ऊपर ब्रिटेन ग्रहण लगाने के लिए तैयार है और ये एक तरीके से चाइना को कम लेकिन पाकिस्तान के ऊपर लगने वाला बड़ा झटका होगा। दोस्तों, अब चलिए और एक
फाइटर एयरक्राफ्ट मिग 35 के बारे में बात करते हैं, जो एक समय एक रिजेक्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट बना हुआ था, लेकिन अब ये रिजेक्शन से बाहर आने के बाद एक सफलतम फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ कदम बढ़ा चुका है। तो दोस्तों 2007 में मिग 29 एयरक्राफ्ट के बेस पे बनाया हुआ रशिया के मीडियम वेट के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मिग 35 ने अपना पहला उड़ान भरा, पर बीते 13 साल में एयरक्राफ्टों को कोई भी बड़ा सफलता हासिल नहीं हुआ। रशिया की तरफ से बनाया हुआ ये 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया द्वारा कई सारे देशों को बेचने का प्रयास किया गया, और अगर डेवलपमेंट का ही हिस्ट्री को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के पीछे भी असल कहानी इंडिया के MMRCA टेंडर ही था। पर दोस्तों पिछले 13 साल में जिन एयरक्राफ्टों को एक रिजेक्टेड एयरक्राफ्ट माना जा रहा था, उन एयरक्राफ्टों को लेके अब बड़ा खबर यह है कि रशिया बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अब तक रशिया की तरफ से कुछ गिने चुने संख्या का एयरक्राफ्टों का ही ऑर्डर प्लेस किया गया था, और रशिया के सामने ऐसा कोई देश भी नहीं था जो बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दे सके। पर मास प्रोडक्शन का रशिया का ये ऑर्डर अब साफ साफ दर्शा रहा है कि रशियन बेड़े में मिग 35 एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में शामिल किया जा सकता है। एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के इतिहास को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि 2013 मतलब एयरक्राफ्टों के निर्माण के 6 साल के बाद रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दिया गया था कि रशियन फोर्सेस के लिए इनिशियली SS-37 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा, पर 4 साल गुजरने के बाद मतलब 2017 तक यह संख्या घट के 24 में आ गया। 2018 में रशियन एयरफोर्स को पहला अपना 6 मिग 35 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिला, लेकिन सीरियल प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट रशिया को 2019 में ही हासिल हुआ। कुल मिला के अभी रशिया के पास 6 फर्स्ट बैच के प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट और 2 सीरियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट मतलब टोटल 8 एयरक्राफ्ट है, जबकि रशिया इन एयरक्राफ्टों को इजिप्ट, इंडिया, अर्जेंटीना और बांग्लादेश, म्यांमार और पेरू जैसे देशों को बेचने का भी प्रयास कर रहा है। भारत के MMRCA टेंडर में मिग 35 को भी एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, जबकि पहली बार का टेंडर मतलब 126 एयरक्राफ्टों के टेंडर में मिग 35 उन एयरक्राफ्टों में शामिल था जो सबसे कमजोर दावेदार के रूप में था। दोस्तों बीते 13 सालों में रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों में कई सारे तब्दीली किया गया है, जिनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार से शुरू करके नया जी लिमिट कंट्रोल और ऑटोमेटेड लैंडिंग और टेक ऑफ सिस्टम जैसे इक्विपमेंट तो शामिल है ही, और साथ में हाल ही में रशिया की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि नया जनरेशन के इन एयरक्राफ्टों में रशिया के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजियों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का फिलहाल टेंडर है, इस टेंडर को लेकर भी रशिया का कहना है कि इनमें बाकी सभी एयरक्राफ्टों के तुलना में मिग 35 करीबन 20% सस्ता और सब एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा नया और आधुनिक जनरेशन का है। पिछले टेंडर में जहां पे इंडिया द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन इस टेंडर में राफेल एयरक्राफ्ट के सामने अब मिग 35 भी एक बड़ा चुनौती बना हुआ है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसका टोटल 2 वेरिएंट है, जिनमें सिंगल सीटेड फाइटर वेरिएंट मतलब मिग 35 है और ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट मतलब मिग 35D भी है। एयरक्राफ्टों की लंबाई 17.3 मीटर मतलब 56 फीट 9 इंच और विंग स्पैन 12 मीटर मतलब 39 फीट 4 इंच है, जबकि एयरक्राफ्ट की ऊंचाई 4.73 मीटर मतलब 15 फीट 6 इंच है, और एयरक्राफ्ट के टोटल विंग एरिया करीब 41 मीटर स्क्वायर मतलब 440 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट 17,500 किलोग्राम है, जबकि एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 24,500 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में 2 क्लिमोब RD-33M के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 53 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 88.3 किलो न्यूटन है, जबकि कई जगहों में यह भी कहा जाता है कि ये RD-33M के इंजन असल में एक थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल से लैस इंजन है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को लेकर कहा जाता है कि एयरक्राफ्टों के अधिकतम रफ्तार करीबन माक 2.25 है, जबकि इसका रेंज करीब 2100 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीबन 1000 किलोमीटर और एयरक्राफ्ट 3 एडिशनल ड्रॉप टैंक के सहारे करीबन 3000 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन एयरक्राफ्ट को अगर एरियल रिफ्यूल किया जाता है तो ये करीबन 6000 किलोमीटर तक आसानी से उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग भी करीबन 16,000 मीटर है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब भी 330 मीटर पर सेकंड है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में हथियार के रूप में एक 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें टोटल 9 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे 6500 किलोग्राम के हथियारों को कैरी किया जा सकता है, जिनमें रशिया के द्वारा डेवलप किया हुआ S सीरीज के रॉकेट तो शामिल है ही, साथ में एयर टू एयर मिसाइल में R-73 और R-77 जैसे मिसाइल है। एयर टू सरफेस रोल में इसमें KH-25, KH-29 और KH-38 जैसे मिसाइल के साथ KH-36 जैसे आधुनिक मिसाइलों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में इसमें KH-31PD और एंटी शिप मिसाइल के रूप में KH-31AD जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रशिया द्वारा बनाया हुआ कई तरीके के लेजर गाइडेड, अनगाइडेड और सैटेलाइट गाइडेड हथियारों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर इसका एवियोनिक्स को देखा जाए तो फिलहाल इसके इनिशियल बैच में रशिया की तरफ से जूक RP-35 पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके एक्सपोर्ट वर्जन में रशिया की तरफ से जूक AME एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है। दोस्तों जूक AME एक बहुत ही बेहतरीन रडार है, जिसे 2019 में रशिया की तरफ से दुनिया के सामने लाया गया था। इसके अलावा रशिया इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, मल्टी मोड लेजर रेंज फाइंडर
फाइंडर और कई तरीके के डिफेंस सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया है। और रशिया का यह भी कहना है कि ये एयरक्राफ्ट MMRCA टेंडर में भाग लिया गया हर एक एयरक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा आधुनिक और ज्यादा नया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।